हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है झाऊ डायनेस्टी ऑफ चाइना। चीन के झाऊ अथवा चाउ राजवंश एक ही नाम है। विश्व इतिहास का यह महत्वपूर्ण विषय है। हमें चाइनीज सिविलाइजेशन से 3 क्वेश्चन हमारा बनता है, एक शांग, एक चाउ और तीसरा कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। तो पहला टॉपिक हमने शांग राजवंश कर लिया है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जो बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप इसको कर लेंगे तो आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन चीन में सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश चाओ राजवंश ही था। सांग राजवंश का अंतिम शासक था चाओ सिन। इसी को हराकर चाओ शासक वू वांग ने चाओ राजवंश की स्थापना की थी। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चाओ डायनेस्टी, चाओ युग की राजनीतिक अवस्था। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्ली पीरियड ऑफ चाओ डायनेस्टी इज नॉट अवेलेबल इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म। ये सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है, व्यवस्थित ढंग से नहीं प्राप्त होती है चाओ युग की राजनीतिक अवस्था की जानकारी। और 1120 बीसी से 225 बीसी तक लगभग 37 शासकों ने शासन किया। चाओ युग में ही चीनी सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी गई। सी चिंग एक बुक का नाम है। सी चिंग नामक ग्रंथ से चाओ वंश के राजाओं के उपलब्धियों की और गुणों की जानकारी मिलती है। इस काल की बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त हैं। आपने देखा था कि सांग युग में ही लेखन कला का विकास काफ़ी हद तक हो चुका था और एकल बोन्स पे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली थी हमें। नेक्स्ट आपका स्लाइड है। इन द चाओ पीरियड काइंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम बिगिन। एक तरह का सामंतवादी व्यवस्था विकसित हो गई थी। इस सिस्टम के तहत द चाओ रूलर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड ऑफ द स्टेट अमंग देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। These relatives and friends also further divided the land and got it cultivated by the common people. अर्थात चाउ काल में सामंतवादी व्यवस्था विकसित हो गई थी और जो चाउ शासक होते थे, जो चाउ रूलर होते थे, वो अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को अपने राज्य में से जमीनें बांटते थे। फिर उनके रिश्तेदार और मित्र भी ऐसा ही करते थे और जो साधारण जनता होती थी वो खेतों में मजदूरों की तरह काम करके अपना जीवन यापन करती थी। तो एक तरह से ये सामंतवादी व्यवस्था विकसित हो रही थी। जो ज़मीनें उनको मिलती थी उस पे वो काम करते थे, उस पे एक लैंडलॉर्ड की तरह रहते थे और उसके टैक्स भी वो देते थे राजा को। चाउ प्रशासन, चाउ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स। जो स्टेट था चाउ साम्राज्य में प्रशासन की सुविधा के लिए कई भागों में बटा हुआ था और चाउ रूलर्स जस्टिफाइड देयर अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन ऑर्डर, मैंडेट ऑफ द हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। इसके तहत क्या है कि ये जो चाउ राजा थे अपने आप को ईश्वर के द्वारा नियुक्त मानते थे और ऐसा माना जाता था कि जो ईश्वर ने जिसको नियुक्त किया है प्रजा प्रशासन करने के लिए, अगर वो अच्छे से काम करेगा, सही राह पे चलेगा, न्याय के मार्ग पर रहेगा और उसके चरित्र भी अच्छे रहेंगे तो ही ईश्वर उसको राजा बना के रखेगा। किसी भी राजवंश का अगर पतन हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि ईश्वर ने उसके राज्य का पतन किया है। नेक्स्ट स्लाइड है आपका चाउ प्रशासन। प्रशासन के कार्य में राजा की सहायता उनके मंत्री गण भी करते थे। मंत्रियों की सहायता से राजा शासन करता था और इसका सबसे जो उच्च पद पर जो मंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे। इसके अतिरिक्त 6 और मंत्री होते थे जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, अलग अलग विभाग होते थे। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द चाओ डायनेस्टी। प्रशासनिक विभाग, चाओ डायनेस्टी के, चाओ वंश के प्रशासनिक विभाग। तो ये 6 विभाग यहाँ पे दिए हुए हैं। एक फ्यूडल सिस्टम डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रिलीजियस अफेयर्स देखने वाला डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वार डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट के अनुसार ही ये सारे कार्य ये मंत्रीगण देखा करते थे। नेक्स्ट है आपका लगभग 900 साल, ये जो चाउ डायनेस्टी है इसने कम से कम 900 साल तक इसने शासन किया है।
ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला इसको राजवंश भी माना जाता है चीन के इतिहास में। तो इसने क्या किया था, लगभग 900 साल तक शासन किया था। आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही पावरफुल स्टेट बन गया था। और इसके जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो इसके सामंत होते थे, उन्होंने जो स्थानीय सामंतवादी व्यवस्था थी, स्थानीय शासन था, उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था, फुल्ली डेवलप्ड था। तो जो जनता होती थी उन्हें टैक्सेस पे करने होते थे। उन्हें वार्स में चैरियट्स वर यूज्ड इन वार्स। चैरियट्स मीन रथों का प्रयोग किया जाता था युद्ध में। बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, जो युद्ध बंदी होते, वार प्रिजनर्स, उनको अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर बना लेते थे, बंधुआ मजदूर। फॉर एग्जाम्पल, दे वेयर टेकन अलॉन्ग टू ट्रेवल टू अ विलेज। उनको अपने साथ कहीं भी ले जाते थे। टैक्सेस वेयर डिटरमाइंड, टैक्सेस निश्चित थे, नियत किए गए थे। और पनिशमेंट जो उनको दिए जाते थे काफ़ी हार्श थे, बहुत ही ज़्यादा। फाइन्स भी लिए जाते थे उनसे। ये देखो, दंड संहिता, पिनल कोड। ये पिनल कोड जो था इस एज का बहुत एक्सट्रीमली हार्श था, बहुत ज़्यादा ही कठोर। क्रिमिनल्स वर पनिश्ड नॉट ओनली विथ डेथ but also by cutting off their hands, feet, cutting off the nose and branding. Sometimes the entire face of the offender was tattooed. There was also the practice of imposing fines. इस काल की, ये काल है, काल की दंड संहिता बड़ी ही कठोर थी। काल लिखो, युग लिखो, जो भी लिखो। चाओ युग की दंड संहिता जो थी, पिनल कोड जो था, बड़ा ही हार्श था, बड़ा ही कठोर था। दोषियों को मृत्यु दंड के साथ साथ अंग भंग की सजा दी जाती थी। उसके शरीर का कोई अंग काट लिया जाता था, जैसे कि नाक, कान, हाथ, जेब आदि। कभी कभी उनके पूरे शरीर पर गोंद गोंद के टैटू बना दिया जाता था। फाइन भी लिए जाते थे उनसे। कभी कभी ऐसा होता था कि फाइन भी लेके छोड़ दिया जाता था। इस एज में साहित्यिक प्रगति भी देखी जाती है, लिटरेरी प्रोग्रेस ऑफ द चाओ एज। The earliest form of Chinese characters had already developed during the rule of Shang dynasty. जो लिपि थी चाइनीज, उसके जो कैरेक्टर्स थे, जो उसके अक्षर थे, वो डेवलप्ड हो चुके थे सांग डायनेस्टी के टाइम में। इन द चाओ पीरियड ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन राइटिंग मटेरियल्स। चाओ पीरियड में क्या हुआ कि लिखने की जो वस्तुएं थी उनमें बहुत सारा प्रोग्रेस देखा जाता है, जैसे कि गुड इंक, राइटिंग ब्रशेज, बोथ ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट। मतलब जो इंक बना और राइटिंग ब्रश बने, उनके द्वारा बहुत ही अच्छे अक्षर लिखे जाने लगे। और इन सारी फैसिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटीज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लिटरेचर वाज रिटन इन चाओ एज। सम न्यू कैरेक्टर्स वर आल्सो डेवलप्ड। तो इनकी वजह से बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया चाओ काल में, और इसकी वजह से क्या हुआ, और साथ में कुछ नए नए अक्षर भी उस समय डेवलप किए गए। पुस्तकें ज़्यादातर लकड़ी के तख्तों तथा बांस की पट्टियों पर लिखी जाती थी। कहाँ लिखे जाते थे? वुडन टैबलेट्स में या फिर बैम्बो स्ट्रिप्स में। ठीक है। उच्च कोटि के साहित्य की रचना के कारण चाउ युग को प्राचीन चीनी साहित्य का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट चाइनीज लिटरेचर कहा जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट चाइनीज लिटरेचर कौन सा था, तो वो चाओ युग था। इस समय बहुत सारे बुक लिखे गए, जैसे आई ली, प्रतिष्ठित प्रलेख, प्रतिष्ठित काव्य संग्रह, परिवर्तनों की पुस्तक। ये सारी बुक्स के नाम मैंने आगे भी मेंशन किया है, किसके द्वारा लिखा गया, ये सब आगे भी बताया गया है, आप लोग देखेंगे। राइज ऑफ फिलोसफिकल थॉट एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। इस काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे दर्शन और साइंस का, विज्ञान का भी विकास हुआ था। ये बिकॉज ऑफ राइज ऑफ वेरियस फिलोसफिकल आइडियाज एंड द एडवांसमेंट ऑफ knowledge and science, this period is regarded as the classical age of Chinese history. इसको classical age भी कहा जाता है। It would not be an
expectation to say that the greatest achievements of the Chao age was in the field of philosophy. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो काल था, इस काल में दार्शनिक विचारधारा का बहुत ही विकास हुआ था। ठीक है। चीन में दार्शनिक चिंतन का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तथा बाद की शताब्दी में इसका अभूतपूर्व, ये भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व, ठीक है, विकास हुआ। विश्व की कई महान सभ्यताओं में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अपने दार्शनिक विकास के लिए प्रख्यात है। हमारे देश में भी जैसे यूनानी दर्शन धारा चला था यूनान में, ग्रीस जिसको कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म हमारे यहाँ भारत में, जरथुस्ट्र धर्म ईरान पर्शिया में, ये सब धर्म एक साथ ही उसी टाइम में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही उदय हो रहे थे सारे। फिलोसफर्स ऑफ चाइना, चाइना के दार्शनिक, तो सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक है वो है कन्फ्यूशियस। इसको मास्टर कुंग भी कहते हैं, इसको कुंगजू भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फिलोसफर है और थिंकर है उस टाइम के। इनके कौन कौन से कार्य, इन्होंने क्या क्या लिखा था, तो इन्होंने लिखा था परिवर्तन का ग्रंथ, बुक ऑफ चेंजेस। इन्होंने कर्म कांड और शिष्टाचार पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया था, जिसको बुक ऑफ एटिक्वेट एंड सेरेमनी में डाला था। डॉक्यूमेंट ऑफ क्लासिक, इतिहास के प्रतिष्ठित प्रलेख, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। बुक ऑफ पोएट्री भी इन्होंने लिखा, जिसको क्लासिक बुक ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। इन्होंने स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, बसंत और शरद का इतिहास भी लिखा। और भी बहुत सारे इसी टाइम में थिंकर्स हुए थे चाइना में, जैसे कि उनके बाद लाओजू बहुत फेमस हुए, जिनका ताओवाद फेमस है। ये बिल्कुल अपोजिट है उनके। उन्होंने शिष्टाचार पे ज़्यादा जोर दिया था, डिसिप्लिन पे जोर दिया, और इन्होंने बस कहा कि एकदम प्रकृति जैसे रहती है वैसे प्रकृति जैसे बन जाओ, किसी चीज़ पे इन्होंने जोर नहीं दिया था। बिल्कुल अपोजिट थे कन्फ्यूशियस के। इनका क्या है, चलाया हुआ सिद्धांत ताओवाद कहलाता है। और इनका जो बुक है वो ताओ ते चिंग में संग्रहित है इनके विचार। फाचिया संप्रदाय भी उसी समय विकसित हुआ था, जिसको विधिवादी कहते हैं, जो फॉलोअर ऑफ लॉ थे, लॉ को, कानून को मानते थे ये फाचिया वाले। फिर उसी टाइम में ये मेंसियस भी हुआ, जो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा शिष्य था कन्फ्यूशियस का। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया इन्होंने। द सेइंग ऑफ मेंसियस के अंतर्गत कन्फ्यूशियस के ही विचारों को दिया है। फिर मोटी भी एक कन्फ्यूशियस को ही मानने वाला एक बहुत बड़ा विचारक उसी टाइम में हुआ था। उस टाइम का हम अगर प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड साइंस देखें तो द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ चाओ पीरियड इज ऑल्सो फेमस इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ चाइना। Important studies were conducted in the field of mathematics and astronomy. बहुत सारे चाओ युग में गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। In 44 BC, on the basis of astronomy, a year was fixed as consisting of 365 days. इन्होंने क्या किया, इसी अध्ययन के आधार पर 444 BC में एक वर्ष में 365 दिन निर्धारित किए थे। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। उसी टॉपिक पर और भी जानकारी है आपके लिए। इन 350 BC, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न, बृहस्पति और शनि, वर स्टडीड। इसी समय इसके मूवमेंट्स को भी पढ़ा गया, देखा गया, अध्ययन किया गया। अ कॉमेट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 240 BC। एक कॉमेट को, एक पुच्छल तारे को 240 BC में पहली बार ध्यान दिया गया, उस पर देखा गया। उसी तरह से सन डायल, वाटर क्लॉक, मतलब सन घड़ी, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का भी विकास हो चुका था 5th सेंचुरी BC में। 350 ईसा पूर्व में बृहस्पति शनि ग्रह की गति का अध्ययन किया गया और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही धूप घड़ी और जल घड़ी का व्यवहार किया गया। ठीक है। इन्होंने और भी कुछ काम किया था, जैसे कि इन्होंने सेंसस कंडक्ट करने की कोशिश की। सेंसस मतलब जनगणना करवाने की कोशिश की। साथ में इन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए कि प्रिवेंट किया जा सके फेमाइन को, यानी कि अकाल को रोका जा सके। ट्रेड, फील्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड आर्ट्स में इन्होंने क्या किया, नई नई टेक्निक लाई, यूज किया नए टेक्निक को। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग।
इस काल में हम देखते हैं कि राइटिंग का ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सब के सब अपने हिस्ट्री को लिखवाना ज़रूरी समझते थे, और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया स्लाइड, और हिस्ट्री हर रूलर के लिए अपना हिस्ट्री का रिकॉर्ड कर रखना ज़रूरी था। ठीक है। और जो कोर्ट हिस्टोरियंस रहते थे वो सिर्फ किसी भी स्टेट का हिस्ट्री नहीं लिखते थे, वो दूसरे दूसरे स्टेट का भी हिस्ट्री लिखते थे, जिसकी वजह से इनके पास हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत मटेरियल हैं, इसलिए इसके इतिहास को बहुत आसानी से जाना जा सकता है। इस युग की चाओ युग की अब हम धार्मिक अवस्था को देखेंगे, रिलीजियस कंडीशन ऑफ चाओ। Just as the early age of ancient India is renowned for its religious thought, the early period of Chinese history is not famous in this way. The religion of that age was not based on reasoning. जिस प्रकार प्राचीन भारत का आदि युग भी अपने धार्मिक चिंतन के लिए विख्यात है, हमारा भारत का जो आदि युग था वो धार्मिक चिंतन के लिए विख्यात है, इनका विख्यात नहीं है, क्योंकि इनका जो युग था वो उनका जो धर्म था वो तर्क पर, रीजनिंग पर आधारित नहीं था। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, आप लोग याद रखेंगे कि प्राचीन भारत का जो एंशियंट एज था वो उसका रिलीजियस थॉट जो था वो धार्मिक चिंतन के लिए विख्यात है। रिलीजियस कंडीशन ऑफ चाओ, इनका मेन जो धार्मिक व्यवस्था थी वो बलिदान और यज्ञ पर डिपेंड करती थी, बहुत बलि देते थे। पितृ पूजा, एंसेस्टर वर्शिप भी इनका प्रमुख था। इन्होंने अपने मंदिर बना रखे थे, एंसेस्टर टेम्पल, पितृ मंदिर भी था। पिता की प्रधानता होती थी परिवार में, मुख्यतः परिवार पर ही आधारित होता था पूरा समाज इनका। पृथ्वी देवी और कृषि देवी की पूजा होती थी, इनके अतिरिक्त इनके देवताओं की भी पूजा होती थी। शांति आपने देखा था, देवता का नाम। फिर हम देखते हैं कि इस समय की सामाजिक अवस्था कैसी थी। सोशल कंडीशन ऑफ चाओ डायनेस्टी, सामाजिक अवस्था। फैमिली वाज द बेस ऑफ सोसाइटी, फैमिली क्या था, बेस था सोसाइटी का। सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन से क्लासेस में बटा हुआ था सोसाइटी? एस्ट्रोक्रेट क्लास और द कॉमन क्लास एंड द क्लास ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, 3 तरह के क्लास थे। और द ग्रेट थिंकर ऑफ चाइना, कन्फ्यूशियस, ये ग्रेट थिंकर हैं उस टाइम के, इन्होंने फैमिली के इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था और पिता की प्रधानता मानी थी। अब परिवार में डिसिप्लिन को बहुत अच्छा मानते थे ये। इनके अनुसार परिवार ही समाज का आधार है और यह पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र की गलतियों को छुपाए। इस प्रकार पुत्र का भी यह कर्तव्य है कि अपने पिता की गलतियों को छुपाए, ऐसा इनका कहना था। महिलाओं की अवस्था कैसी थी? अगर हम कहीं की का भी सामाजिक अवस्था पढ़ते हैं तो उस समय महिलाओं की अवस्था से उस समाज की कंडीशन का पता चलता है। तो द चाइनीज कल्चर, द लाइज ऑफ वुमेन डिफर्ड बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लासेस। इसमें अलग अलग टाइप, जो अपर क्लास की और लोअर क्लास की जो महिलाएं होती थी उनका जीवन जीने का तरीका अलग अलग था, उनकी अवस्था भी अलग अलग थी। ये जो कॉमन क्लास की महिलाएं होती थी अपने हस्बैंड के साथ फील्ड में काम करती थी, खेतों में काम करती थी। मैरिज वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन, हर औरत के लिए शादी करना, हर महिला के लिए शादी करना जरूरी माना जाता था। एंड द हस्बैंड्स हाउस वाज रिगार्डेड एज हर रियल रेजिडेंस, और उनके पति के घर को ही उनका वास्तविक घर माना जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ आइदर द हस्बैंड और द वाइफ देयर वाज फ्रीडम टू रीमैरी। अगर पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें रीमैरी की भी, यानी कि पुनर्विवाह की भी आज़ादी थी। द प्रैक्टिस ऑफ सती डिड नॉट एग्जिस्ट, सती प्रथा एग्जिस्ट नहीं करती थी, सती प्रथा नहीं होती थी। चीन की संस्कृति में स्त्रियों का जीवन ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग में अलग अलग था। साधारण वर्ग की स्त्री अपने पुरुषों के साथ खेतों में काम करती थी और विवाह प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक था। पति का घर ही वास्तविक निवास स्थान माना जाता था। तलाक की प्रथा के भी बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं। विवाह का उम्र कितना था? 17 से 20 वर्ष। बहु विवाह और उपपत्नी रखने की भी प्रथा थी। साधारणतः स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था। सार्वजनिक जीवन से महिलाएं दूर रहती थी। पढ़ी लिखी महिलाओं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। महिलाओं के लिए हाउस होल्ड वर्क ही जरूरी माना जाता था, उचित माना जाता था। नेक्स्ट है आपका धार्मिक अवस्था, सॉरी आर्थिक अवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ चाओ पीरियड was mainly based on agriculture. The chief crop produced were millet, rice, wheat and barley. फार्मिंग वॉज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्लो एंड ऑक्सन। ये बैल और हलों से खेती होती थी। जो मुख्य फसल उपजाए जाते थे वो मिलेट थे, राइस थे, व्हीट और बार्ली थे। जौ, चावल, गेहूं यही उपजाए जाते थे। सिल्क की भी खेती की जाती थी, सिल्क वॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, उस समय का मेजर इंडस्ट्री था ये सिल्क, रेशम। वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स वेयर रेयर्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक, सेप्स। ये लोग क्या करते थे, डॉग, कैट, ऑक्शन, ये सबको अपना डोमेस्टिक एनिमल बना लेते थे और कभी कभी किसी ओकेजन पर इनके मीट भी खाते थे। फिश भी खाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये लोग फिश भी खाना पसंद करते थे। नगरों में उद्योग धंधों तथा व्यापार की उन्नति हुई। इन टाउन्स इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डेवलप्ड। ठीक है। कौड़ियों का प्रयोग, एक कौड़ी जो है, कौड़ियों का प्रयोग भी किया जाता था। सांग युग में कौड़ियों को भी प्रयोग किया जाता, लेकिन सिक्कों की तरह भी इसका प्रयोग होने लगा। शुरुआत में जो व्यापार होता था वो विनिमय यानी कि वाटर सिस्टम के द्वारा होता था, बार्टर के द्वारा। वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी, दी जाती थी। लेकिन जब तांबे का प्रयोग इनको पता चल गया तो इसके बाद इन्होंने इसका प्रयोग सिक्कों की तरह करने लगा। और लोहे के भी प्रयोग के साक्ष्य चाओ युग में पता चलता है कि लोहे का भी प्रयोग शुरू हो गया था। अगला है निष्कर्ष आपका है आज का। तो आपका यही निष्कर्ष निकलता है पूरे अध्ययन का कि चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम एवं महान सभ्यताओं में से एक है। सांग और चाओ युग में इस महान सभ्यता की आधारशिला रखी गई। इस सभ्यता के कई मूलभूत सिद्धांत तथा मान्यताओं का विकास कब हुआ, इसी युग में, सांग और चाओ युग में ही हुआ। बाद में जब बौद्ध धर्म के द्वारा भारत के संपर्क में ये लोग आए, यहाँ से लोग गए जब वहाँ बौद्ध धर्म फैलाने के लिए, तब भारतीय सभ्यता ने चीनी संस्कृति को धर्म, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत दूर तक प्रभावित किया। ठीक है। यहाँ एक चीज एक आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम एवं महान सभ्यताओं में से एक है। वही नहीं है महानतम, बहुत सारी महानतम सभ्यताएं हुई हैं, उन सब में से एक है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और नोट्स इसका तैयार कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट्स में आपका नोट्स तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाइनीज़ सिविलाइजेशन के कंट्रीब्यूशन का वीडियो बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।